हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज सुनाई दे रही है सभी को? हेलो पूजा, असावरी। हाँ सर, आवाज आ रही है। तो हम प्रारंभ करते हैं। कल के प्रारंभिक लेक्चर में गद्य संचयन इस किताब की पहली कहानी, जो हिंदी की ही नहीं विश्व प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी को मैंने आपको समझाने की कोशिश की। पता नहीं आपको कितनी समझ में आई। मैंने आपको कोई प्रश्न भी पूछे थे। कुछ प्रश्न आपको दिए हैं कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। उसी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज की तहत आज का दूसरा व्याख्यान और उसी कथा संचयन इस किताब की दूसरी कहानी, परीक्षा। कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। ये कहानी मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी है, उसे आप पढ़ सकते हो। इस कहानी पर कौन से प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना है, ऐसे प्रश्न मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए हैं। कहानी पढ़िएगा, उसके प्रश्न का अभ्यास कीजिए। फिर असल में आपकी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी उसमें आपको किसी प्रकार की बाधा अड़चन नहीं आएगी। अब इस कहानी को हम समझकर लेने की कोशिश करेंगे। कहानी है परीक्षा। देखिए, परीक्षा कहानी का मुझे और आपको भी अभ्यास करना है। मेरी परीक्षा है कि ये कहानी मैं आपको समझा कर दूं, आपके दिलो दिमाग पर बिठा सकूं। और आपकी परीक्षा है कि असल परीक्षा में इस कहानी पर लिखे प्रश्नों का आप सही उत्तर लिख सके। शायद इसी में आपकी भी कामयाबी होगी और मेरी भी सफलता होगी। तो देखिए, लेखक है प्रेमचंद, जिन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से हिंदी जगत जानता है, पहचानता है। ये प्रेमचंद प्रारंभ में उर्दू में लिखा करते थे, लेकिन बाद में हिंदी के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन से उन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। और उन्होंने कितनी कहानियां लिखी। उनका मानसरोवर नाम का कहानी संग्रह है। इसमें उन्होंने 10, 20, 50, 100 नहीं, तकरीबन 350 कहानियां लिखी। और इतनी अधिक संख्या में कहानी लिखकर प्रेमचंद ने हिंदी प्रेमियों को, हिंदी साहित्य जगत को खूब समृद्ध किया। उनकी कई कहानियां प्रसिद्ध है। कफन नाम की कहानी, दरोगा का नमक कहानी, ठाकुर का कुआं, बड़े भाई साहब, सवा सेर गहू, ऐसी कई कहानियों में से एक कहानी आपको अभ्यास के लिए है, परीक्षा। मुंशी प्रेमचंद ने केवल कहानियां नहीं लिखी, बल्कि हिंदी साहित्य में उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से गौरवान्वित किया जाता है। उनका गोदान नाम का उपन्यास हिंदी साहित्य का महाकाव्य कहा जाता। इस गोदान के अलावा उन्होंने सेवा सदन, निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि, ऐसे कई उपन्यास लिखे।
कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूं तो कोई जागृति नहीं होगी कि आधुनिक युग में हिंदी साहित्य को और हिंदी भाषा को लोकप्रिय कराने में प्रेमचंद का बहुत बड़ा योगदान रहा। हिंदी भाषा को उन्होंने लोकप्रिय किया कैसे? क्योंकि उनकी जो शैली है, उनकी जो भाषा है, वो चलती बोलती मुहावरेदार शैली है। क्योंकि इसके पहले भी हिंदी में लिखा जाता था, लेकिन वो संस्कृत प्रचुर हिंदी थी। जो संस्कृत प्रचुर हिंदी जनमानस से बड़ी दूर थी। और पहली बार प्रेमचंद ने अपने साहित्य में आम आदमी के, वो किसान हो, मजदूर हो, नारी हो, दलित हो, पददलित हो, ऐसे आम आदमी या इन पात्रों को साहित्य में स्थान दिया और जनमानस में बोली जाने वाली कहावतें, मुहावरेदार शैली से युक्त भाषा को अपनाया। इसलिए हिंदी भाषा जन जन तक पहुंची और प्रेमचंद का साहित्य भी बड़ा लोकप्रिय सिद्ध हुआ। अब ये परीक्षा कहानी देखेंगे। कहानी है, एक था राजा। किस राज्य का राजा था? देवगढ़। देवगढ़, ड नहीं ढ, देवगढ़। इस संस्थान, इस रियासत का एक राजा था। उस राजा के राज दरबार में सुजान सिंह, अच्छी तरह से नाम ध्यान में रखिए, देवगढ़ संस्थान का भी नाम ध्यान में रखिए, और उस देवगढ़ संस्थान के राजा के राज दरबार में एक सुजान सिंह नामक दीवान कार्य करता था। यह सुजान सिंह ने 40 साल तक राजा की सेवा की। सुजान सिंह बड़ा नेक, प्रामाणिक, ईमानदार, कर्तव्य दक्ष और उदार प्रवृत्ति का व्यक्तित्व था। उसने अपने राज्य की, राजा की बड़ी सेवा भाव से, ईमानदारी से सेवा की। अब 40 साल सेवा करने के बाद ये सुजान सिंह दीवान राजा के दरबार में जाता है और राजा से दरख्वास्त करता, प्रार्थना करता कि हे राजा, महाराज, मैंने आपके 40 साल तक ईमानदारी से सेवा की। अब मेरी अवस्था, मेरी उम्र ढल चुकी है। अब राजकाज संभालने की शक्ति मुझ में नहीं रही, तो मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे सेवानिवृत्त कीजिए, रिटायर कीजिए। क्योंकि इस जीवन काल के अंतिम दौर में मैं अपने चरित्र पर ऐसा कोई काला धब्बा लगाना नहीं चाहता कि गलती से कोई चूक भूल हो जाए तो मेरा जो चरित्र है उस पर कोई उंगली उठाएगा। उससे बेहतर है कि मैं अब थक चुका, मुझे सेवानिवृत्त कीजिए। राजा सुजान सिंह का बड़ा आदर करते थे, सम्मान करते थे। राजा ने दीवान जी को बहुत समझाया कि आप अपने काम पर जारी रहिए, लेकिन फिर भी हट किया दीवान जी ने। राजा ने अंत में प्रार्थना कबूल की, लेकिन इतनी शर्त रखी कि आप रिटायर हो रहे हो, लेकिन आप रिटायर होने के बाद इतना बहुत बड़ा कामकाज कौन संभालेगा? तो सेवानिवृत्त होने से पहले आप एक काम कीजिए कि आपके जैसा कर्तव्य दक्ष, नेक, प्रामाणिक, ईमानदार ऐसा योग्य उम्मीदवार इस पद के लिए आप नियुक्त कीजिए और उसके बाद सेवानिवृत्त हो जाइए। बड़ी अच्छी कहानी है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़िए। फिर राजा ने क्या किया? दूसरे ही दिन अपने राज्य के प्रसिद्ध पत्रिकाओं, अखबारों में विज्ञापन दिया
कि फला फला देवगढ़ संस्थान में दीवान पद खाली है और जो इच्छुक उम्मीदवार है इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि समाचार पत्रों में विज्ञापन आते हैं, जाहिरात आती है, एडवर्टाइजमेंट आती है कि फला फला उम्मीदवार चाहिए, किसी को क्लर्क चाहिए, किसी को अफसर चाहिए, किसी को टाइपिस्ट चाहिए, किसी को सीईओ चाहिए, किसी को बड़ा अफसर चाहिए। उस पद के लिए कुछ शर्तें होती है कि कोई ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कंप्यूटर का कोर्स हो, शिक्षक चाहिए, अध्यापक चाहिए, तो बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, वगैरह वगैरह ये शर्तें रखी जाती है। आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे। इस दीवान पद के उम्मीदवार के लिए राजा ने जो विज्ञापन जाहिरात निकाली थी उसमें उस पद के लिए कुछ शर्तें रखी कि उम्मीदवार जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट हो, जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट हो, लेकिन वह उम्मीदवार विद्या में कम सीखा हो तो चलेगा, लेकिन उसकी कर्तव्य निष्ठता पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवार को चुना जाएगा। तमाम देश विदेश के उम्मीदवार यहां परीक्षा देने के लिए आ सकते हैं। 1 महीने तक उनके आने जाने का खर्चा, रहने का इंतजाम, खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी मुफ्त में। और 1 महीने के परीक्षा काल में हम किसी योग्य उम्मीदवार को चुनेंगे अपनी कसौटी पर और वह लायक उम्मीदवार इस देवगढ़ सियासत का संस्थान का दीवान बन जाएगा। विज्ञापन घोषित हुआ और विज्ञापन घोषित होते ही दूर दूर के राज्य के, देश के ऐसे कई नामी गिरामी लोगों ने राज्य में आना शुरू किया, क्योंकि लोगों में बड़ी खुशी थी कि शिक्षा की कोई इतना पढ़ा लिखा हो ऐसी कोई शर्त नहीं थी, सिर्फ उसकी कर्तव्य दक्षता पर ध्यान दिया जाएगा, प्रामाणिकता पर ध्यान दिया जाएगा। 1 महीना मुफ्त में ऐशो आराम से खान पान की सुविधा है, आने जाने का खर्चा मिल जाएगा। इस कारण सभी उम्मीदवार खुश हुए और देश विदेश आसपास के ढेर सारे लोग, क्योंकि नसीब खुल गया तो ये दीवान का उच्च पद प्राप्त हो जाएगा, इस कारण सभी लोगों ने देवगढ़ संस्थान में भीड़ इकट्ठा की। कई लोग आए, कोई युवक थे, कोई जवान थे, कई मध्यम आयु के थे, कई बूढ़े थे, रंग बिरंगी कपड़े पहनकर, फैशन के कपड़े पहनकर, कोई शेरवानी पहनकर, जैकेट पहनकर, तमाम सारे जाति पाति धर्म के लोग इस तरह से उस देवगढ़ में इकट्ठा हुए। 1 महीना रहना था और सब उम्मीदवार अपने पूरे महीने में 24 घंटे अपने आप को बड़ा शरीफ सज्जनता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा था। लेखक प्रेमचंद ने कुछ उदाहरण दिए हैं कि कभी मंदिरों में जाकर पूजा न करने वाला, मस्जिद में जाकर नमाज अदा न करने वाला, अब दिन भर ऐसे ही वेद पुराणों का मंत्रोच्चार का पठन पाठन कर रहा है। मस्जिद में न जाने वाला जोरों जोरों से नमाज अदा कर रहा है, कुरान शरीफ पढ़ रहा है। हर कोई दिन भर अपने महीने भर चाल बर्ताव में अपने आप को बड़ी सज्जनता से, नेकी से, प्रामाणिकता से प्रस्तुत कर रहा है, ताकि उम्मीदवारों को यह लग रहा है कि कहीं
कहीं से कोई ना कोई हम पर नजर रख रहा है और वो हमारी चाल चलन का, हमारी भाषा का, हमारी बोलचाल का इस तरह से मुआयना करेगा, निरीक्षण करेगा और हो सकता है वो हमें चुन लेगा। इनमें से कोई सिगरेट पीने वाला हो तो दिन भर सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन रात का अंधेरा होते ही अपना कमरा का दरवाजा बंद करके सिगरेट पिया करता था। ये नहीं कि ये लोग अंदर से उतने शरीफ नहीं थे, लेकिन बाहर से कुछ दिखावा जरूर करते थे। इस तरह से ये सिलसिला आगे चल रहा है और उचित उम्मीदवार चुनने की सारी जिम्मेदारी देवगढ़ के राजा ने दीवान सुजान सिंह पर सौंपी कि 1 महीने में आप तमाम सारी उम्मीदवारों को जांचे परखे, उसकी चाल चलन, उसका चरित्र, उसकी नेकी, उसकी प्रामाणिकता और सबसे महत्वपूर्ण उसकी कर्तव्य परायणता को ध्यान में रखकर उचित उम्मीदवार चुनकर आप हमें दीजिए, फिर बाद में रिटायर हो जाइएगा। तो यह सिलसिला चल रहा है। अब ये 2-4 दिन की बात नहीं थी कि पूरा महीने भर इस तरह से हर उम्मीदवार को अपने आप को बड़ी अच्छी तरह से प्रस्तुत करना था। खाने पीने के खूब मजे थे, तरह तरह के पकवान रोजाना खाने को मिलते थे, रहने के लिए आलीशान इस तरह से महल में रहते थे, नौकर चाकर उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत थे, इसलिए सभी उम्मीदवार बड़े मजे में थे। शायद ऐसी परीक्षा आज के आधुनिक युग में भी नहीं होगी। तो सब मजे में थे, लेकिन कितना दिन वो अपने आप को सज्जनता का चोंगा पहनकर प्रस्तुत कर सकेंगे। अब 10-12 दिन 15 दिन के बाद ये उब चुके और उनमें से कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया कि चलो आज हम कुछ खेल खेलें। कौन सा खेल खेलें? क्योंकि वैसे तो देवगढ़ के लोगों में शतरंज और ताश ये बड़ी गंभीरता से खेला जाता था। शतरंज और ताश के पत्ते, प्लेइंग कार्ड्स, 52 पत्ते, ये इसके पहले खेले जाते थे। लेकिन ये बाहर आसपास दूर दराज से विदेश से आए हुए कुछ लोगों ने सोचा कि हम कुछ नया खेल खेलें। उन्होंने कहा कि हम हॉकी का खेल खेलेंगे। देखिए, शब्दों को ध्यान में रखिए। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि परीक्षा कहानी में किस खेल का आयोजन किया गया था। पर्याय होगा कबड्डी होगा, वॉलीबॉल होगा, फुटबॉल होगा और हॉकी होगा। इन चारों में से सही पर्याय क्या होगा? हॉकी। तो ऐसे कुछ शब्दों को अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। अपने माइक म्यूट कीजिएगा। अपने माइक म्यूट कीजिए, माइक बंद कीजिएगा। कौन है ये? जय साळुंके, जय साळुंके, माइक बंद कर दो, नहीं तो बाद में लेक्चर में नहीं, कॉलेज में बैठने नहीं दूंगा, परीक्षा में भी नहीं बैठ सकोगे। आलतू फालतू बातें घर में। कौन है जय साळुंके? वीडियो ऑन करो। जय साळुंके, वीडियो ऑन करो। आवाज पहुंच रही है? जय साळुंके, वीडियो ऑन करो। मैं जय साळुंके को कह रहा हूं, वीडियो ऑन करो। आपका नाम, मुझे शर्म नहीं आती? किन शब्दों के उच्चारण कर रहे हो? इधर देखो, शर्म आती है क्या आपको? आपके वो शब्द, आपकी भाषा सब लोग सुन रहे हैं। कॉलेज में रहना है, 3 साल रहना है,
ये जूनियर कॉलेज नहीं है। अपने दोस्तों के साथ निजी बातें करने के लिए ये क्लासरूम नहीं है। अभी अभी तो सीनियर कॉलेज में आए हो, थोड़ी सी शर्म करो। आपकी कही गई बात सब लोग सुन रहे हैं, मैंने भी सुनी। क्या समझते हो अपने आप को? किस शब्द का उच्चारण किया जाए? माइक ऑन करो। जय, माइक ऑन करो। मैंने नहीं सर दी। अभी मेरे सामने चालबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। आपका माइक ऑन था, आपने उस गलत शब्द का उच्चारण किया। मैंने नहीं सर गाली सर दी। आपने किया, मेरे पास प्रूफ है। देन डोंट से अगेन सॉरी। म्यूट कर दीजिए, बंद कर दो माइक। तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन लेक्चर गंभीरता से लीजिए, क्योंकि तुरंत आपको 1 महीने के बाद परीक्षा का सामना करना है। और उस परीक्षा का सामना आप तभी कर सकोगे जब आप ये परीक्षा जैसी कहानी अच्छी तरह से नहीं समझ सकोगे। खैर, इस बाधा के बाद आगे चलकर हम देखेंगे कि हॉकी इस खेल का आयोजन किया गया। और हॉकी खेल इस देवगढ़ संस्थान के लिए बिल्कुल नया था। कि कोई एक लाठी जैसी कोई स्टिक है, स्टिक लेकर 20-25 लोग इस छोर से उस छोर घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक छोटी हल्की सी गेंद है, बॉल है, उसे लेकर हर कोई उसे छीनना चाहता है, अपने कब्जे में लेना चाहता, और किसी गोल में वो ढकेलना चाहता। और एक गेंद, एक बॉल के पीछे ये 20-30 लोग टूट पड़े हैं। देवगढ़ के लोगों को ये खेल का देखने का बहुत मजा आया। उनके लिए ये खेल बिल्कुल नया था, क्योंकि इसके पहले ऐसा खेल इस देवगढ़ के राज्य के लोगों ने नहीं देखा था। उन्हें खूब मजा आया, खूब खेल खेला गया, और सब खिलाड़ी पसीने से लथपथ हो गए। इतनी दौड़ धूप करके वो थक गए। ये खेल राजा भी देख रहा था, तमाम सारा राज दरबार के मंत्री देख रहे थे, दीवान सुजान सिंह भी देख रहे थे। खेल खत्म हुआ, सब लोग खिलाड़ी थके थे, और थक कर वो अपनी अपनी इस तरह से आराम करने के लिए बैठ गए। संध्या का समय था, सूरज डूब रहा था, और हर खिलाड़ी अब खेल खत्म होकर अपने अपने निवास में जाने लगे। तभी देखिए एक घटना घटी। घटना इस प्रकार की है कि हॉकी खेल का जहां आयोजन किया गया था, उसके आसपास ही इस तरह से एक नाला था। नाले में पानी था, नाला कीचड़ से भरा था। छोटा मोटा नहीं, एक बड़ा नाला था। उस पर कोई पुल नहीं था, ब्रिज नहीं था, इसलिए गांव के लोग उसी नाले के पानी से, कीचड़ से आया जाया करते थे। एक किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर उस नाले से गुजर रहा था। जाहिर है किसान दिन भर अपनी खेती में काम करता रहा, और संध्या के समय अपनी बैलगाड़ी में अनाज भरा, और अनाज का बोझ वो बैल खींचकर आगे लेकर जा रहे थे। लेकिन नाले में पानी था, बड़े बड़े पत्थर थे, कीचड़ था, और वो बैलगाड़ी उस नाले में फंस गई।
अगर वो बैलगाड़ी खाली होती तो बैल उसे खींचकर आसानी से उस नाले को पार कर सकते थे। लेकिन बैलगाड़ी में क्या, अनाज के गोने भरे हुए थे, इसलिए बैलों पर बोझ बढ़ गया, उसके चाक कीचड़ में फंस गए और वे बैलगाड़ी को आगे खींच रहे थे, लेकिन बैलों से वो गाड़ी खींच नहीं जा रही थी, उसका चाक इस तरह से कीचड़ में फंस गया था। उस किसान ने खूब कोशिश की, कई प्रयास किए, बैलों को चाबुक से मारा, बैलों को उकसाया, बैलों को प्रेम दिया, बैलों को प्रोत्साहित किया, लेकिन किसी भी तरह से गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं जा सकती थी। किसान बेचारा थक गया, वो इधर उधर देख रहा था कि कोई राहगीर आने जाने वाला मुझे मदद करेगा तो बैलगाड़ी को मैं आसानी से ऊपर ले जाऊंगा। लेकिन अब इस तरह से वहां उस रास्ते से ये तमाम सारे हॉकी का खेल खेलने वाले खिलाड़ी वहां बैठे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। वह हर खिलाड़ी के आने जाने वालों को बारीकी से देखता था, याचना भरी दृष्टि से देखता था कि आओ मुझे मदद करो। लेकिन उसकी ये हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जुबान से ये कहे कि आप क्या मुझे मदद करेंगे, क्योंकि बेचारा हमारा भारतीय किसान अनपढ़ है, गंवार है, देहाती है। ये भल मानस, ये सज्जन लोग जो बहुत बड़ा भेष पहनकर आए हैं, ये कुछ खेल खेल के आए हैं, ये भला मुझे, अगर मैं उनको मदद मांगूंगा तो मुझे गंवार समझेंगे, अनपढ़ समझेंगे, इसलिए उसका साहस नहीं हुआ। लेकिन वो याचना भरी दृष्टि से, मदद भरी दृष्टि से उनकी राह ताकता रहा, देखता रहा कि कोई खुद होकर आएगा और मुझे मदद करेगा। पहला आया, चला गया, दूसरा, तीसरा, ऐसे कई खिलाड़ी आए और चले गए। किसी ने उसकी ओर देखा, किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं, मदद करने की तो दूर की बात। वो किसान परेशान है, निराश है, हताश हुआ है कि क्या करे और क्या न करे। उसी वक्त हॉकी खेलते समय एक पंडित जानकीनाथ है कि हॉकी खेलते समय उसके पैरों को चोट लगी थी, जख्म हुई थी, उसे वेदना हुई और वो पैरों से लंगड़ रहा था। और लंगड़ते लंगड़ते इस तरह से उसने देखा कि वो लंगड़ते लंगड़ते उस नाले की ओर आ रहा है। उस लंगड़ने वाले पंडित जानकीनाथ ने किसान की ओर देखा, दोनों की आंखें एक दूसरे को मिल गई। उस पंडित जानकीनाथ ने किसान की उन आंखों में देखा करुणा का भाव, एक मदद की याचना करने वाली दृष्टि। पंडित जानकीनाथ ने उसकी आंखों की भाषा को समझा। वो उस किसान के पास गया और बड़ी नम्रता से उस जानकीनाथ ने किसान से कहा, क्या मैं आपको बैलगाड़ी निकालने में मदद कर सकता हूं? किसान को बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, आनंद हुआ कि इतना बड़ा सज्जन आदमी कि हॉकी का ड्रेस पहना हुआ है, खिलाड़ी है, वो खुद मेरे सामने आता है और मुझे प्रार्थना करता है मदद के लिए। तो तुरंत, वो जख्मी है, वो लंगड़, उसे चलना भी ठीक ठाक ढंग से नहीं आता, और वो किसान बैलगाड़ी पर बैठ गया। पंडित जानकीनाथ ने इस तरह से पीछे से ताकत लगाकर उस बैलगाड़ी को जोर दिया, पूरी ताकत लगाई, और देखिए एक साथ बैलों की ताकत और पंडित जानकीनाथ और उस किसान की आशा के कारण जो बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी थी, वो बैलगाड़ी इस तरह से सही सलामत उस कीचड़ से बाहर आती और उस नाले को पार करने में इस तरह से उस किसान को सफलता मिली। किसान बड़ा खुश हुआ, इतना वो प्रसन्न हुआ कि इस तरह से उस किसान ने कहा
कि आपने मुझे बड़ी मदद की, आप बड़े साधु हो, आप बड़े सज्जन हो। और वो किसान उस युवक के सामने हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, आपने आज मुझे इस समस्या से उबारा है, नहीं तो सारी रात भर मुझे इस बैलगाड़ी के साथ यही नाले में रुकना पड़ता, रहना पड़ता, क्योंकि उसमें मेरे साल भर की कमाई अनाज भरा हुआ है। और वो किसान प्रसन्न हुआ और वह उस युवक को आशीर्वाद देने की बात कर रहा था। वो उसे आशीष देता है कि भगवान चाहेगा, नारायण चाहेगा तो इस तरह से इस राज्य की, इस संस्थान की दीवानी आपको मिल जाएगी। उस युवक ने किसान को बारीकी से देखा, गंभीरता से देखा, और उस पंडित जानकीनाथ, उस युवक के मन में एक संदेह हुआ कि इस आदमी को मैंने इसके पहले कहीं ना कहीं देखा है। क्या यह किसान इस देवगढ़ संस्थान का दीवान सुजान सिंह तो नहीं है? क्योंकि सुजान सिंह के जैसी इसकी आवाज मिलती जुलती है, चेहरा मोहरा भी उसके जैसा है। उस किसान का भेष पहनकर आए हुए सुजान सिंह ने इतना कहा कि गहरे पानी में डुबकियां लगाने के बाद ही मोती मिलता है। यह कहकर वो किसान चला गया। यह कहकर किसान चला गया। क्या कहा किसान ने? कि गहरे पानी में डुबकियां लगाने के बाद ही मोती मिलता है। मोती समुद्र में मिलते हैं दोस्तों, और उस गोताखोर को, डुबकियां लगाने वाले गोताखोर को 1, 2, 10, 20, 50, 100 डुबकियां लगानी पड़ती। कई बार खाली हाथ आना पड़ता, और 100 डुबकियां लगाने के बाद उस गोताखोर को एक आध बार असली मोती हाथ में आता। एक बार 100 बार डुबकियां लगाने के बाद, इसलिए 199 बार परिश्रम करना पड़ेगा, खाली हाथ ऊपर आना पड़ेगा, और 100 में से एक आध बार असली मोती उसके हाथ लगेगा। उसने कहा गहरे पानी में डुबकियां लगाने के बाद ही मोती मिलता है। वो किसान चला गया। वो किसान नहीं था, वो उस देवगढ़ राज्य के दीवान सुजान सिंह थे। भेष बदलकर किसान बनकर आए थे कि कौन मदद करेगा, कौन नहीं करेगा। अब 1 महीना पूरा हुआ। अब उम्मीदवार के चुनाव का दिन आया। राजा ने राज दरबार को आमंत्रित किया। सारा राज दरबार मंत्रीगण से, सरदारों से, बड़े बड़े इस तरह से वो दरबार इस तरह से भरा हुआ है। सभी उम्मीदवार भी उस दरबार में आ चुके हैं। हर उम्मीदवार के मन में बड़ी उत्सुकता है, चिंता भी है, गंभीरता भी है। सब उम्मीदवार चाहते थे कि मेरा चुनाव होगा, मेरा चुनाव होगा। तो एक गंभीरता, उत्सुकता को लेकर सभी उम्मीदवार के कलेजे धड़क रहे थे। सभी रंग बिरंगी साज सज्जित होकर, अगर आज मेरा चुनाव हो जाएगा तो मेरा नसीब खुल जाएगा, इतना ऊंचा ओहदा, इतना ऊंचा पद मुझे प्राप्त होगा। ऐसी उत्सुकता को लेकर, तान तनाव, टेंशन को लेकर इस तरह सारे उम्मीदवारों से खचाखच वो राज दरबार भरा हुआ है। दीवान सुजान सिंह खड़े हो गए और उन्होंने महाराजा को प्रणाम किया और बोलना शुरू किया कि मेरे दीवानी के उम्मीदवार के महाशयों, 1 महीना भर मैंने आप सभी को कष्ट दिया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मुझे अपने राज्य के लिए, दीवान पद के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी कि जिसमें दया हो, करुणा हो,
जो गरीबों के प्रति करुणा और सहानुभूति की दृष्टि से देखे। सौभाग्य से आप में से ऐसा एक पुरुष मुझे मिल गया है कि जो इस तरह से इस राज्य की कीर्ति को दूर तक फैलाएगा और दीवान पद का पदभार संभालने के बाद वो मुझसे भी सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। सभी उम्मीदवार एक दूसरे की ओर देखने लगे कि क्या मैं हूं या वो है, दाएं बाजू वाला है या बाएं बाजू वाला है, सामने वाला है, पीछे वाला है। उत्सुकता वो सारे उम्मीदवार एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। और उसी वक्त राजा, सारे मंत्री, रईस, उमराव, सरदार, इस तरह से अब कौन सा नाम का उच्चारण होगा, इस उत्सुकता से सब लोग देख रहे हैं। और सुजान सिंह ने ऐलान किया, उस उम्मीदवार का नाम है पंडित जानकीनाथ। और इस तरह से जानकीनाथ को वो पद प्राप्त होता है। आवाज सुनाई दे रही है? हेलो? आवाज सुन रहे हो ना? हेलो? आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ सर। हाँ, तो देखिए पंडित जानकीनाथ को इस तरह से क्या हुआ कि उम्मीदवार के रूप में चुना गया। अब इस तरह से इस प्रकार की कहानी में आप देख सकते हो कि परीक्षा हुई, परीक्षा ली गई, और इस परीक्षा में हम देखेंगे कि पंडित जानकीनाथ को दीवान पद के लिए चुना गया। तो कहानी के अंत में हमें यहां देखने को मिलता है कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी को कीचड़ की दलदल से निकालकर उसको मदद करता है, उस युवक में एक कर्तव्य परायणता, उदार भाव देखने को मिला। और ये आदमी ही इस पद के लिए इस तरह से उचित है। और पंडित जानकीनाथ को वो जो परीक्षा ली गई, उस परीक्षा में वो खरा उतरता है और दीवान पद के लिए उम्मीदवार के रूप में उसे चुना जाता है। यहां कहानी खत्म होती है दोस्तों। कहानी मैंने ग्रुप पर भेज दी है। अब इस तरह से कुछ प्रश्न भी मैंने आपको दिए हैं कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना है। उदाहरण के तौर पर देखिए, परीक्षा कहानी के लेखक कौन है? पर्याय दिए है भीष्म साहनी, यशपाल, प्रेमचंद, कमलेश्वर। सही उत्तर उसका क्या होगा? प्रेमचंद। दूसरा प्रश्न दिया है, कहानी में किस पद के लिए परीक्षा होने वाली थी? पर्याय है मंत्री, लेखनी, खजांची, दीवान। सही उत्तर क्या होगा? दीवान। तीसरा प्रश्न है, परीक्षा कहानी में उम्मीदवारों के लिए किस खेल का आयोजन किया जाता है? पर्याय मैंने दिए हैं कबड्डी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी। तो जाहिर है उस सब का सही उत्तर क्या होगा? हॉकी। आगे का प्रश्न है कि दीवान पद से कौन सेवानिवृत्त हो रहे थे? पर्याय दिए हैं सरदार सिंह, सुभान सिंह, सुखविंदर सिंह, सुजान सिंह। तो सही उत्तर क्या होगा? सुजान सिंह।
आगे का प्रश्न है, परीक्षा कहानी में दीवान पद के लिए किसका चुनाव होता है? अभी अभी मैंने उसका उच्चारण किया था कि उसको पर्याय दिए हैं कि पंडित दीनानाथ, पंडित जानकीनाथ, तीसरा सुजान सिंह, चौथा प्रेमचंद। तो उसका उत्तर है पंडित जानकीनाथ। छठा प्रश्न है, परीक्षा कहानी में नाले की कीचड़ में किसकी गाड़ी फंसी थी? किसकी गाड़ी फंसी थी? पर्याय दिए थे मैंने, दीवान, राजा, मजदूर, किसान। तो उसका उत्तर है किसान। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना है। अब आप, पता नहीं ये कहानी आपको कितनी समझ में आई। वैसे कहानियां हमारी समझ में आती है, और वो किसी राजा की हो, सरदार की हो, उस राज्य की भलाई के लिए हो, तो वो कहानी हमारे दिलो दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाती है। फिर भी इस तरह से ये कहानी मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी है। 5 पन्नों की कहानी है, उस कहानी को बारीकी से पढ़िए, क्योंकि दोस्तों कहानी पढ़िए, उस कहानी के एक एक वाक्य पर भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है, और इस दृष्टि से उस कहानी को पढ़ते जाइएगा। मैंने आज जो कहानी आपके सामने पढ़ाई रखी, उसको लेकर आपके मन में कोई शंका हो तो जरूर पूछिए। अब हर कोई अपना माइक ऑन कर सकते हो, और आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो इस तरह से उसे पूछ सकते हो। बोलो, कोई शंका है, कोई प्रश्न है? अजय, अमन पाटिल, असावरी, दिव्या, पूजा, कोई प्रश्न है? नहीं। मैं इतना अच्छा तो टीचर नहीं हूं कि मैंने जो कुछ पढ़ाया आपकी समझ में आया। परीक्षा को लेकर कोई शंका हो, क्योंकि एक बात देखिए, अब परीक्षा अगले महीने में ही होने वाली है। हेलो सर। हाँ बोलो। एग्जाम की डेट क्या है? एग्जाम की डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस तरह से अगले महीने के अंत तक परीक्षा निश्चित है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं जो आपको स्टडी मटेरियल भेज रहा हूं, जो कहानियां भेज रहा हूं, उसे पढ़िए। और दूसरी बात, कल ही मैंने कॉलेज में अपनी लाइब्रेरियन से बात की, तो जो किताबें हैं वो लाइब्रेरी में उपलब्ध है। मैंने जो भेजा उसकी जेरॉक्स निकाल कर आप उसे पढ़ सकते हो। अगर आपको किताब चाहिए तो किताब भी लाइब्रेरी में उपलब्ध है। तमाम सारे कोविड-19 के जो नियम हैं कि मास्क लगाना है, सैनिटाइजर लाना है, फिजिकल डिस्टेंस रखना है, इन नियमों का पालन करके आप कॉलेज में आइएगा। आपको इस तरह से वो किताबें मिल जाएगी। आपको नोटिस आएगी, आपने एडमिशन तो लिया है, लेकिन परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरना जरूरी होता है। वो नोटिस आपको कॉलेज के वेबसाइट पर लगेगी, और जब भी ये नोटिस आएगी तब आपको परीक्षा का फॉर्म भरना है। परीक्षा फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन एग्जाम के लिए गूगल फॉर्म होता है, वो भी भर कर देना है। उस गूगल फॉर्म में आपका जिस मोबाइल नंबर से आप परीक्षा देने वाले हो, उस मोबाइल का सही सही नंबर आपको देना है, नंबर 1। नंबर 2, आपका ईमेल आईडी तैयार कीजिए, वो ईमेल आईडी भेजना है, ताकि इस तरह से इस लेक्चर की जैसे लिंक आप तक पहुंच जाएगी, और जिसका ईमेल आईडी हो, जिसका सही मोबाइल नंबर हो, उस तक ही ये लिंक आसानी से पहुंच सके। बोलो और क्या? और कोई शंका है, कोई प्रश्न है? अजय, असावरी, हाँ। कुछ प्रश्न है?
नहीं सर, मेरे को इतना ही जरूरत था। नहीं देखो, आप पहली बार सीनियर कॉलेज में आ रहे हो तो आपके मन में कई प्रश्न होने चाहिए। परीक्षा होगी, लाइब्रेरी है, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम वैसे आसान भी है और कठिन भी है। अगर मैंने जो सर, साहित्य समय कितना रहेगा? जी, हेलो, 1 घंटे की परीक्षा होगी। 1 घंटे का मार्क्स 50? देखिएगा फिर एक बार गंभीरता से सुनिएगा कि 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न में से 40 प्रश्न लिखने हैं। एक प्रश्न सही लिखा तो 1.5 अंक, और 40 प्रश्नों के लिए 60 अंक। बात समझ में आई? और परीक्षा पास होने के लिए कम से कम 20 अंक चाहिए। 60 में से 20 अंक पासिंग है। ओके? ओके सर, बोलो। किताबें लाने कब जाना है? किताबें लाने के लिए आप कभी भी जा सकते हो कॉलेज में। ओके सर। हाँ, वहां 3rd फ्लोर पर लाइब्रेरी है कॉलेज की, और वहां आपको किताब मिल जाएगी। और किताब निकाल कर उसकी झेरॉक्स निकालिए, क्योंकि बार बार किताबें तो वैसे टीवाई में, एफवाई बीए में 125 छात्र होते हैं, और किताबें उतनी 125 नहीं होती किताबें। तो उस किताब प्राप्त करने के लिए भी बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ती है। तो जैसे आपको मिल जाएगी, झेरॉक्स निकाल कर अपने पास रखिएगा, क्योंकि अब लॉकडाउन में ना तो हम मुंबई जा सकते हैं और ना ही किताबें खरीद सकते हैं। वरना मुंबई में जाकर जो किताबों की दुकान है गोरेगांव को, वहां आपको आसानी से खरीद सकते हैं आप। चलो आगे। है कोई शंका? नहीं। चलिए फिर हम रुक जाते हैं आज के लिए। कल फिर से 8 बजे लेक्चर होगा। चलो ठीक है, ओके। इसके बाद आपका जो कोई लेक्चर होगा उसे ज्वाइन कर दीजिए। चलो बाय। हाँ चलो, यस, बाय सर। ओके बाय, टेक केयर।